रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। ओके रिपोर्ट। आप लोग हेडिंग डालो, सबसे पहले लिखो हेडिंग में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। थोड़ा सा समझते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है। इसका दूसरा नाम हम कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं, वो भी आप लोग लिख लेना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑब्लिक करके कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स। सर पर आपने तो कन्फिगरेशनल के 2 टाइप्स लिखवाए थे ना, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। कन्फिगुरेशनल के 2 टाइप नहीं, वो तो स्टीरियो के था ना यार। नहीं सर कन्फिगरेशन के नीचे था। स्टीरियो के 2 है, कन्फिगरेशन और कन्फॉर्मेशनल, और फिर कन्फिगरेशन के ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। यस सर। अच्छा शिवा को पहले एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, शिवा ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो ठीक है, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखो, नाम को चेंज मत करो। शिवा ने ज्वाइन कर लिया है। ओके शिवा, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो तुम हेडिंग डालो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जस्ट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। इसके बेसिकली 2 टाइप हैं जो हमें ज्यादातर समझने हैं। एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस वाला। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन बनते रहते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें। तो पहले हम देखेंगे ये सिस और ट्रांस होता क्या है, और फिर इन दोनों के ऊपर स्ट्रक्चर बना के क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं वो सब हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो हेडिंग सबने आई होप डाली ली होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर आप सबसे पहला पॉइंट लिखो, स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टीरियो आइसोमर्स having same molecular formula but having different geometrical arrangements ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया है सर। ज्योमेट्रिकल प्लेसमेंट है, but having different geometrical arrangements of elements लिख लो। ठीक है जी, यहां तक नोट हो गया। यस फिर आप सेकंड पॉइंट में आओ। सेकंड पॉइंट में लिखो जनरली unsaturated hydrocarbon ब्रैकेट में लिख लो अल्कीन। जनरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में लिख लो अल्कीन शो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। शो हाँ क्या हुआ, कुछ मिस हो गया क्या? नहीं आते अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड के अंदर सिर्फ अल्कीन ये दिखाता है 99%। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो अल्कीन जनरली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाता है। कई बार इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है विच काइंड ऑफ या विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो उसमें ध्यान रखना है अल्कीन को आपको टिक कर देना है। अब हमने इसके अंदर जैसा कि पहले डिस्कस करा कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक सिस होता है एक ट्रांस होता है। अभी मैं दोनों का तुम लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि सिस का रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है और ट्रांस के रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है। ठीक है, लाइन रिपीट कर दें लास्ट वाली। लाइन रिपीट कर दूं? लाइन में मैंने यार क्या बोला था तुम्हें कि अनसैचुरेटेड वाली। हाँ Generally, unsaturated alkane show these isomers. हाँ, जनरली अनसैचुरेटेड अल्कीन शो These isomers. हाँ दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। सिर्फ अल्कीन ही हमारे ज्यादातर दिखाते हैं। मैं उसके वो बताता हूँ किस तरीके से स्ट्रक्चर एनालिसिस हमें उसकी करनी है।
तो पहले मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ सिस और ट्रांस दोनों के स्ट्रक्चर्स, उनको आपको थोड़ा समझना है, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। और जैसे सबसे पहले हम पैटर्न के स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, आपने बनाया डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अरे यार स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, अब ये थोड़ा सही रहेगा। एक मिनट। सर एग्जांपल बता रहे हो? हाँ, एग्जाम्पल या इसका पैटर्न समझ लो किस तरीके से बनते हैं। ऊपर अगर यहाँ पे एक कंपाउंड है तुम्हारा, ये मैं जो बना रहा हूँ, ये इसके अंदर यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, इधर बी कंपाउंड है, इधर बी कंपाउंड है, ठीक है। ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसके नीचे आप लिख लो दिस इज कॉल्ड सिस। ये सिस टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, यहाँ पे ये जो दोनों साइडें हैं, उन दोनों साइडों में क्या है, सेम टाइप के कंपाउंड है, ठीक है ना। किसी भी साइड में कंपाउंड डिफरेंट नहीं है, दोनों के अंदर सेम ही टाइप के कंपाउंड है। तो ये जो आइसोमर्स हो गया, वो हो गया हमारे पास सिस वाला, ठीक है। ये बना लिया सबने। सर ट्रांस में ऑल्टरनेट होता है ना ए और बी? हाँ गुड, ट्रांस में अल्टरनेट होंगे और भी, शाबाश। अब ये बन गया, सेकंड वाला बनाते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे इधर कैपिटल स्मॉल है स्मॉल बी, यहाँ स्मॉल बी स्मॉल सी। ये वाले हमारे पास जो अपोजिट वाले सेम हो रहे हैं, इसको हम कह देंगे कि इस टाइप के जो आइसोमर है दैट इज कॉल्ड ट्रांस, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर को आपने बना लिया। यस सर। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है, या हम कहें जो कंसेप्ट वाली बात है, वो क्या है कि जो भी आइसोमर्स होते हैं हमारे, चाहे हम सिस बोल लें या ट्रांस बोल लें, इसके अंदर आप दोनों स्टेट के अंदर देखोगे जो कार्बन है, हर एक कार्बन में डिफरेंट टाइप के एटम्स कनेक्टेड है। किसी के अंदर भी सेम टाइप के एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, सबके पास क्या है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कनेक्टेड है ना। दोनों स्ट्रक्चर्स को आप जज कर लो। जैसे इस वाले के अंदर मैं बोलूँ तो ये जो सी है, सी के साथ में कनेक्टेड है ए और बी। ऐसे आप उस वाले के अंदर कार्बन को देख लो, उसके अंदर भी सारे अलग अलग कनेक्टेड है। तो इससे हमें क्या कंफर्म हो रहा है कि अगर कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, तो उसके अंदर जो कंपाउंड्स होंगे उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन द सेंस कि सेम स्ट्रक्चर्स एनालिसिस के हिसाब से डिफरेंट कनेक्टेड होने चाहिए। अगर सेम कनेक्टेड है, बाई चांस कोई स्ट्रक्चर ऐसा आ गया जिसके अंदर सब कुछ सेम कनेक्टेड है, तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यार स्क्रीन की रोटेट हो रही। सपोज करो कार्बन डबल बॉन्ड, क्या हो रहा है यार, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अगर मैंने यहाँ पे ए कर दिया और यहाँ पे भी ए कर दिया, और इधर बी कर दिया, यहाँ पे बी कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। तो इसको कोई बोल दे कि सिस है या ट्रांस है, नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपली अल्कीन का ही कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, आइसोमर बिल्कुल भी नहीं है। सर अगर सिस हो और ये हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आ जाएगा ये? अगर ये क्या, अगर एक साइड सिस हो और एक साइड ये वाला हो नॉर्मल अल्कीन, तो ये आ जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में? नहीं प्रॉपरली नहीं आएगा, लेकिन हम उसको कुछ कैटेगरी में दिखा देंगे। इसको हम लोग इस टाइप ओके के सर। कंपाउंड को हम लोग सिन या एंटी, मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, या इस टाइप के कंपाउंड को हम ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कहते हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे तुम एक नोट लिख लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड, स्टार नोट बना के लिखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड व्हेन ईच कार्बन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड व्हेन ईच कार्बन must have different elements, when each carbon must have
different elements. ठीक है. एक सेकेंड है, होल्ड करना. हाँ सॉरी, ये नोट हो गया यहाँ तक. हेलो हेलो हेलो. यस सर. ओके. क्या लिखे थे लास्ट लाइन नोट में? मस्ट हैव डिफरेंट एलिमेंट्स कार्बन. सर आपने कुछ बोला क्या इतनी देर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी. हाँ, मैंने बोला था कि एक नोट लिखना था, उसके अंदर जस्ट आपको मेंशन करना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर यस विल सर, बी. वो तो हो गया. उसके बाद आप म्यूट पे चले गए थे. हाँ 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 हाँ, वो मैंने म्यूट कर दिया था एक्चुअली. मैं जस्ट अभी घर के अंदर पहुंचा ही हूँ. ओके. अब दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया. आप दोनों के स्ट्रक्चर को देख के बताओ कौन सा वाला तुम्हें ज्यादा स्टेबल लग रहा है. ट्रांस. ट्रांस. ओके. और क्यों? सर क्योंकि उधर बैलेंस्ड है. ठीक है जी. और कोई रीजन? सर और सिस आइसोमर में जो है स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा हो जाता है. सिस आइसोमर में स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है. ठीक है. अच्छा, किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लग रहा है, सिस का या ट्रांस का? किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा होगा, सिस का या ट्रांस का, और क्यों? सिस, क्योंकि वो आयनिक नेचर दिखाएगा. क्या दिखाएगा? सही क्या दिखाएगा? तो आयोनिक नेचर दिखाएगा वो सर, क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा. शाश्वत को एडमिट कर लिया है.
बाकी सारे तो मीटिंग में हैं, लेकिन कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है तुम में से? सर आपकी आवाज बीच में आपकी ब्रेक आवाज हो ही रही नहीं आ थी। रही थी। हैं? आवाज नहीं आ रही थी? अच्छा, ये वाईफाई से कनेक्ट हो गया हो घर में आके। एक सेकंड यार। हेलो। यस सर। यस सर, ऑडिबल। मैंने ये पूछा कि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सिस। उसका रीजन शिल्पी ने जैसे बताया कि स्टेरिक इंडेक्स की वजह से है। और किसकी कोई वजह से? रीजन है? स्टेरिक इंडेक्स बोला ना शिल्पी ने शायद। सर उसका यस मतलब? सर। हाँ, उसका मतलब। ओके, ठीक है, मुझे बताना है। और किसी को कुछ लगता है ज्योमेट्रिकल में इन द ट्रांस वाला स्टेबल होना चाहिए सिस वाला? जो भी तुम्हें सर लग रहा है वो बताओ ट्रांस पहले। वाला तो पता चल रहा है कि स्टेबल है, लेकिन सिस वाला नहीं पता चल रहा कि कैसे स्टेबल नहीं है, ओके। मतलब है या नहीं है। सर उसमें दोनों बल्कि मटेरियल्स एक ही साइड पे होंगे तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। हाँ, ठीक है ठीक है। देखो चलो, मैं तुम्हें दो चीजें स्ट्रक्चर के हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ, तो शायद तुम लोग उस चीज को कनेक्ट कर पाओ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, स्टेरिक इंडेंस पता है सबको क्या होते हैं स्टेरिक इंडेंस? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, तो पहले स्टेरिक इंडेंस को थोड़ा सा एक बार कंसिडर कर लेते हैं। जैसे आप ये समझो, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे मैंने लिखा C2H5, और यहाँ पे भी लिखा C2H5। इधर लिख दिया मैंने CH3, और यहाँ पे भी आ गया हमारा CH3। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास जो बल्कि ग्रुप है, एक ये है C2H5 और ये है C2H5, ये काफी दूर दूर है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं C2H5 को दोनों को ओपन करके भी लिखता हूँ तो भी इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप रहेगा। ये जो गैप रहेगा काफी ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है हमारी ट्रांस वाली। अब मैं सिस वाली कॉन्फ़िगरेशन अंदर आता हूँ। सेम पैटर्न के अंदर मैंने क्या करा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपका C2H5, इधर भी मैंने लिख दिया C2H5, इधर आ गया आपका CH3, और यहाँ पे भी आ गया हमारा CH3। अब आप देखोगे कि ये वाले जो कंपाउंड है, जो बड़े बल्कि ग्रुप हैं, ये काफी पास में आ गए। तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ स्टेरिक हिंडेंस हाई है, तो हिंडेंस मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़। जब दो बड़े मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे तो हम कहेंगे उसकी स्टेरिक हिंडेंस हाई हो गई है। ठीक है, स्टेरिक हिंडेंस हाई होने का मीनिंग क्या होता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ होने से क्या होगी? रिपल्शन हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, सबके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और एनर्जी अगर ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांस वाले के अंदर ये बात कंफर्म हो रही है कि इट हैज हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ट्रांस आइसोमर्स, ऐसे करके नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ट्रांस आइसोमर्स हैव हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, हैव हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। सर ठीक है, ट्रांस या सिस? ओ सॉरी 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 यार, मैंने क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी, माय बैड। सिस सिस, सॉरी, cis isomers have high steric hindrance. अभी क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि आ, किसका, किस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सिस का या ट्रांस का? ठीक है, तो पहले तो स्टेरिक हिंड्रेंस हमने लिख ली कि सिस आइसोमर की ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब इसी पॉइंट के नीचे आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, दैट इज व्हाई सिस आर unstable geometrical isomers as compared to trans.
या ये लिख लो कि ट्रांस आर मोर स्टेबल देन सिस बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये पॉइंट नोट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया आपने, ट्रांस आर मोर स्टेबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर देन सिस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हो गया जी, ये वाला पॉइंट भी नोट हो गया। यस सर। गुड जी। अब आते हैं सर हम नेक्स्ट पॉइंट में, उसमें लिखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस। अच्छा आप बताओ, ज्यादा होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का या कम होना चाहिए सिस के कंपैरेटिवली? सर ज्यादा होना चाहिए। सर ज्यादा। ओके, और उसका रीजन क्या लिखोगे आप बाई चांस? स्टेबल ज्यादा है, बॉन्ड बॉन्ड ज्यादा वो होंगे ठीक है स्ट्रॉन्ग। जी। ओके जी, तो बिल्कुल सही बात है। आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस। तो एक रीजन तो आपको ऊपर मैंने लिखवा ही दिया, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। मैं एक और रीजन यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, उसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ symmetrical packing of trans compounds in its crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस समझते हो क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ? एनर्जी। ठीक है, थोड़ा सही बोला, थोड़ा एक बार और रिपीट करो। सर क्रिस्टलाइन मींस कोई सॉलिड फॉर्म होता है ना, और लैटिस हाँ मींस एनर्जी। हाँ, ठीक है ठीक है। देखो अगर हम कहते हैं ना कि ट्रांस, तो ट्रांस वाले जो भी आइसोमर्स होते हैं फिजिकल स्टेट के अंदर वो यूजुअली सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में रहते हैं। जब हम कहते हैं सॉलिड क्रिस्टल, तो इसका मतलब ये होता है कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में सॉलिड्स होते हैं आपके दो टाइप के, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको हम ट्रू सॉलिड, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे सॉलिड जिसके अंदर फ्लूइड प्रॉपर्टी ना हो, जिनका फिक्स शेप और साइज हो, कभी भी उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट चेंज ना रहे, एक फिक्स रेशियो के अंदर रहे, उसको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। तो कहीं पे भी ये वर्ड यूज होता है क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन, तो समझ जाना हम ट्रू सॉलिड की बात कर रहे हैं। एक सॉलिड होते हैं जिसको हम कहते हैं अमॉर्फस। अमॉर्फस का मतलब स्यूडो सॉलिड विच आर नॉट ट्रू सॉलिड, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, ग्लास हो गया, ये कभी भी ट्रू सॉलिड के अंदर नहीं आते। ठीक है, बाकी इसके डिटेल में क्लास 12 का पहला चैप्टर ही है सॉलिड स्टेट, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है सॉलिड स्टेट के ऊपर। किसी को क्लास 12 पढ़ना हो तो उस वीडियो के अंदर देख लेना डिटेल में। ओके जी, तो यहाँ पे पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल पैकेजिंग। अब ऐसे ही क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट के बाद बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। अब मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए, सिस का या ट्रांस का? सर सिस। सिस का। अच्छा, ऐसा क्यों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस। बिल्कुल स्टार पॉइंट है, इनको नोट कर लो। और उसका रीजन बताओ, किसी को रीजन पता है क्या होता है इसका रीजन? सर ये ज्यादा पोलर होता है सिस वाला। ओके, ज्यादा पोलर होता है। मैं इसका बहुत सिंपल सा रीजन लिखूंगा, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस
in cis compound and yes, high polarity of cis compound. ये पोलैरिटी हमने कैसे निकाल ली यहाँ पे, उसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी इसके ऊपर. पोलैरिटी कहीं पे भी वर्ड यूज होता है तो आपको उसको लिंक कर देना है डाइपोल मूवमेंट से. ठीक है. अच्छा, डाइपोल मूवमेंट, केमिकल बॉन्डिंग का याद आ रहा है डाइपोल मूवमेंट? यस सर, वो एक साइड को लिख देते हैं, हाँ सर, वो एरो वाला तो हाँ याद है. से रिप्रेजेंट होता हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड. तो अगर हमारे पास इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो डाइपोल मोमेंट उस केस में हम लोग जीरो कर देते हैं ना अक्सर, वो जीरो हो जाएगा, है ना. तो वही वाली चीज है यहाँ पे थोड़ी सी. अच्छा जी. तो बाई चांस किसी को डाइपोल मूवमेंट का क्लियर नहीं है तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सारा कंटेंट है, एक बार देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा. वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है जी, नोट हो गया यहाँ तक. अब डाइपोल मूवमेंट के ऊपर एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ. जैसे तुम्हारे पास दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारे पास डाइक्लोरोइथीन. क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें डाइक्लोरो, एक ही साथ लिखना है आपने, इथीन का. आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है सिस की फॉर्म में और ट्रांस की फॉर्म में, और उसके बाद आपको ये बताना है कि किसका डाइपोल मोमेंट हाई होगा. ठीक है. डाइक्लोरोइथीन का आपको दो स्ट्रक्चर बनाने हैं, एक बनाओ इसकी सिस फॉर्म और दूसरी बनाओ इसकी ट्रांस फॉर्म, और उसके बाद ये बताओ किसका डाइपोल मोमेंट हाई होगा, सिस का या ट्रांस इसका होगा. सो सिस्का. सिस का. गुड जी, बिल्कुल सही बात है, सिस का हाई होगा. कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास तो आप हमेशा ध्यान रखना, एक नोट लिख लो स्टार डाल के, सिस आइसोमर्स हैव हाई डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस. ये जो मैंने म्यू बनाया है इसका मतलब आपको पता ही होगा, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. आगे बढ़ो जी, यहाँ तक ओके रिपोर्ट है ना. यस सर. यस सर. ओके जी. अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ कैसे कैसे सिस और ट्रांस आइसोमर हमारे रियलिटी में कंपाउंड्स में कैसे क्रिएट होते हैं. जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको हम मैंने ऐसे लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. यहाँ पे आ गया आपका COH, इधर भी COH आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इधर H, इधर भी H आ गया. तो एक कंपाउंड ये आपके पास. ठीक है, ये कौन सी वाली फॉर्म है ऊपर वाली, ये कौन सी वाली फॉर्म है, सिस या ट्रांस? गुड. और अगर मैं यहाँ पे COH कर दूं या यहाँ पे COH कर दूं इधर, और इधर इधर H कर दूंगा, तो ये सिंपली हो गई ट्रांस. तो ऐसे आपको कोई स्ट्रक्चर दे देगा, उसमें से पूछेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बताओ, बॉइलिंग पॉइंट बताओ, या उसका डाइपोल मोमेंट किसका हाई है किसका लो है, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है. ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन सिस और ट्रांस वाले ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के अंदर बनते हैं, ये ध्यान रखना. ठीक है. अब इसी के अंदर एक और पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, कि कौन सा वाला आइसोमर ज्यादा सॉल्युबल होता है, सिस या ट्रांस. तो किसी को कुछ आइडिया है विच वन इज मोर सॉल्युबल, सिस या ट्रांस? सिस होगा सर. ओके, और ऐसा क्यों? सर क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस. ओके, बिल्कुल सही बात है. तो हम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट स्टार नोट में डाल के, सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन ट्रांस आइसोमर.
सर रीजन क्या बताया? रीजन देखो, एक तो स्टेबिलिटी का रीजन है, और अगर मैं और थोड़ा डीपली रीजन के अंदर जाऊंगा तो मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्रिस्टल लैटिस के हिसाब से बोल सकता हूँ। ट्रांस जो होता है वो एक्चुअली ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना। उसका हमने मेल्टिंग पॉइंट के अंदर देखा कि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है क्योंकि वो क्रिस्टल लैटिस दिखाता है। तो जो भी क्रिस्टल लैटिस होगा दैट इज ट्रू सॉलिड होगा। ट्रू सॉलिड का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और हमेशा उसका जो सॉलिबिलिटी होगी वो लेस होगी, क्योंकि सॉलिड और वो भी ट्रू सॉलिड को डिसॉल्व करना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि सिस आइसोमर ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ट्रांस। तो मेरे ख्याल से इसमें 5-6 पॉइंट मैंने सिस और ट्रांस के ऊपर कवर कर लिए हैं अभी। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट हैं, आपके लिए ध्यान रखना है। ये वाला पॉइंट में नोट हो गया जी, आगे चलूं? आई थिंक हो गया होगा। अच्छा, अब मैंने एक और फॉर्म बना रहा हूं मैं, जैसे इधर ए है, इधर बी है, इधर कर देते हैं एक्स। अब बताओ ये वाली कौन सी फॉर्म है, सिस या ट्रांस? सर कोई नहीं है। सर कोई नहीं। ओके। अब अगर हमारे पास दो चीजें सेम आ रही हैं ऐसे करके, लेकिन नीचे वाला डिफरेंट आ रहा है, पर दो चीजें एग्जैक्टली सेम है, तो मैं फिर भी इसको क्या नाम देने वाला हूँ, ट्रांस, सॉरी सिस। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि चारों के चारों है तो डिफरेंट ही। ये डिफरेंट है, इस कार्बन के, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखना है मुझे। इस कार्बन में ए और बी डिफरेंट कनेक्टेड है, सिमिलरली इस कार्बन में भी ए और ये एक्स डिफरेंट कनेक्टेड है, लेकिन सेम साइड में दोनों के ए है। इसका मतलब ये सिस फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं एक और चीज बताता हूँ नेक्स्ट, इसको नोट कर लो फटाफट। सर जी सर। अगर सर जो राइट वाला ए है उसकी जगह एक्स हो और एक्स की जगह ए हो तो ये ट्रांस हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैं नेक्स्ट ठीक। वही बनाने वाला हूँ, ये नोट करो। मैं नेक्स्ट बनाता हूँ। नेक्स्ट ये रहा आपके पास। अगर मैंने सपोज करो एक कार्बन, डबल वन कार्बन, इधर भी ए कर देता हूँ, यहाँ भी ए, यहाँ पे एक्स कर दिया और यहाँ पे बी कर दिया, तो अब ये बन गया है हमारे पास ट्रांस। ये हो गया ट्रांस। ठीक है जी, ये नोट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर बाई चांस सपोज करो, अगर हमारे पास की सारे के सारों जो सब्स्टिट्यूएंट हैं ए बी, या एक्स एक्स या वाई हम कह रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से कनेक्टेड है, अगर वो चारों के चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, उस केस में हम सिस और ट्रांस टाइप के आइसोमर कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में हम लोग कई बार उसको ऐसे कह देते हैं कि वो वाला जो पैटर्न होगा उसको हम ई या जेड कह सकते हैं, या उसको सिन और एंटी के हिसाब से डील करेंगे। एक्चुअली ये जो हमारे पास ऑर्डर है ई या जेड वाला, इसके लिए मुझे एक प्रेफरेंस ऑर्डर सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करना पड़ता है, जो कि हमारा CIP रूल के अंदर आता है। तो ये मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा तो बाद में बताऊंगा CIP रूल क्या है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे प्लॉट ऑर्डर डिसाइड करते हैं। उसको मैं थोड़ा उतनी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, वो IIT एडवांस का है। IIT मेंस के हिसाब से इतना ठीक है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, उसके टाइप क्या है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे होती है, डाइपोल मूवमेंट कैसे हम बता पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक IIT मेंस के हिसाब से ठीक है। IIT एडवांस में मैं इसकी और डिटेल में जाऊंगा आगे। अभी मैं जाऊंगा तो फिर पूरी की पूरी क्लास सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में निकल जाएगी, जो मैं अभी नहीं चाह रहा हूँ। एक मैं उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट, तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देता हूँ कि हमें, हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालो किसी भी कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जो कि फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक ऊपर नोट डालो और उसमें लिखो
एक हेडिंग डाल लो जो मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले की, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंटेनिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल, हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है लेकिन ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंटेनिंग more than one double bond, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंटेनिंग मोर देन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल लो। अगर कोई कंपाउंड है उसके अंदर दो से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं और हमसे पूछा गया है कि उस कंपाउंड से आप बताओ कि कितने टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, तो उसमें प्लीज ये मत सोचना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो दो ही टाइप के होते हैं तो मैं बोल दूंगा हमेशा आंसर दो ही टाइप का आएगा। ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर और भी पॉसिबिलिटी हमारी क्रिएट हो जाती है। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए एक तरीका तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाओ और फिर जज करो, और दूसरा तरीका ये है कि जस्ट आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप उस फॉर्मूले को ओबे करो और आपके आंसर निकल जाएंगे। तो मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से बताऊंगा किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, ये हेडिंग डाल ली सबने? हेलो, Yes, sir. अरे यार बीच बीच में ना ये यस सर बोल दिया करो, मुझे लग रहा है कि मैं अकेले ही बोलने में लगा हूं, है ना। थैंक यू, आपको यस सर बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में थोड़ा सा यस यस बोल दो यार, कई बार बताने लगता है कि नेटवर्क कहीं बिजी तो नहीं हो गए। नहीं सर, आज दिमाग थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना सर, इसलिए। ओके, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को यार, दिमाग कम लगाना है हमने, थोड़ा सा इजी वे में पढ़ना है, आसान चीज है। तो अब आपने ये हेडिंग डालने के बाद एक चीज लिखनी है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, थोड़ी सी एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है आपने ऐसे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर GI, फिर इसकी दो ब्रांचें बना देनी है ऐसे। पहली ब्रांच में लिखना है आपको व्हेन टर्मिनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, व्हेन टर्मिनल मतलब लास्ट वाले, व्हेन टर्मिनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला लिखना है आपने 2 की पावर n। यहाँ पे जो n है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। n क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, n इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला सबने नोट कर लिया? सर इसका एक एग्जांपल भी दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम्पल तो अभी दे रहा हूँ तुरंत ही। पहले ये सबने नोट कर लिया ना, व्हेन टर्मिनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। यस सर। अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास है, लिखो क्वेश्चन लिखो 2,5 ऑक्टाडाइन। क्वेश्चन है 2,5 डैश ऑक्टाडाइन, 2,5 डैश OCTA ऑक्टा DIENE 2,5 ऑक्टाडाइन। अब इसका पहले सब लोग अपने अपने फॉर्म कॉपी में स्ट्रक्चर बना के देखो 2,5 ऑक्टाडाइन क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, और उसके लास्ट में क्या हमारे पास टर्मिनल्स में दो डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है। अगर डिफरेंट कनेक्टेड ग्रुप है तो 2 की पावर n लगा देंगे और हम लोग वहां पे n हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डाईईन है, दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो n हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा इसका 2 की पावर 2, दैट इज 4 आइसोमर्स ये क्रिएट करेगा ज्योमेट्रिकल के। बना के देखो जल्दी, फिर मैं बना के दिखाऊंगा आपको। सर मतलब 2 और 5 पे डबल बॉन्ड है ना? हाँ, 2 और 5 में डबल बॉन्ड है।
बन रहा है ये स्ट्रक्चर, कर पा रहे हो? शिल्पी का मैसेज आया, डन सर। So सबसे structure पहले तो बन ऑक्टा गया। है, डन सर। मतलब 8 है। हाँ देखो क्या करना है आपने, पहले 8 स्ट्रक्चर बनाने हैं ना। 8 सॉरी, 1 2 3 4 5 7 8, ठीक। कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर दे, हो गया सेकंड कार्बन 1 2 3 4 5। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। 1 2, अच्छा ओके। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूं, दैट इज 1 2 3, ये हो गया कार्बन, दिस इज कॉल्ड 5। तो अब हमें पता लग रहा है यहाँ पे हमारे पास सेकंड पोजीशन में, फिफ्थ पोजीशन में डबल बॉन्ड है, ठीक है। सर और फिफ्थ डबल वाले बॉन्ड के पे बाद हम देखें कि यहाँ पे, सर डबल हाँ बॉन्ड बोलो एक बोलो। नहीं लगेगा? सर फिफ्थ वाला डबल बॉन्ड फिफ्थ से स्टार्ट होगा ना? अच्छा हाँ सर उधर से होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बगल से एक थोड़ा। मिनट, हाँ। ओके, ये पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम, दोबारा से आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन की चेन थी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारा नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमारा क्वेश्चन था 2,5। तो सेकंड कार्बन फिफ्थ कार्बन में मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया है। अब मेरे को क्या डिसाइड करना है कि टर्मिनल में डिफरेंट ग्रुप है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे क्या कनेक्टेड होगा, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या कनेक्टेड हो रहा है, इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। तो टर्मिनल्स हमारे डिफरेंट हो रहे हैं, है ना। एक आपका टर्मिनल हो रहा है ऐसे करके, ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका C2H5। तो क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल डिफरेंट आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सिंपली 2 की पावर n का फॉर्मूला लगाऊंगा। n यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, दैट इज 2। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 4। तो इस कंपाउंड के 4 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस। ओके जी। अब मैंने आपको बताया था कि टेबल के अंदर जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिर मैंने उसकी 2 ब्रांचें बनाई थी। एक ब्रांच थी व्हेन टर्मिनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, और अब मैं दूसरी ब्रांच के ऊपर आता हूँ, व्हेन टर्मिनल ग्रुप्स आर सेम। व्हेन टर्मिनल ग्रुप TG आर सेम। अगर हमारे पास टर्मिनल ग्रुप सेम हो जाएगा तो उसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केस नंबर 1, जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन हो। केस नंबर 2, जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड हो। तो जब n इक्वल टू मैं लिखूं इवन, या जब n इक्वल टू हो ऑड। तो दोनों केस में फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट है। मैं दोनों फॉर्मूला आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से नोट करना। जब इवन होगा तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 डिवाइडेड बाई 2। और जब ऑड होगा उस केस के अंदर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2, सेम फॉर्मूला रहेगा, इसमें भी सेम फॉर्मूला आएगा, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। यहाँ पे भी आपका सेम ही फॉर्मूला आ जाएगा। जब इसका एग्जांपल देते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। फॉर्मूला नोट हो गया? यस। सर 1 मिनट। ओके। कल टेस्ट लूंगा तुम लोगों का, बढ़िया वाला तैयारी रखना आइसोमर्स तक, जहां तक आज हो जाएगा।
सर ये पूरा बॉन्ड हुआ है फिर n-2 जो पावर है वो बॉन्ड हुआ है? नहीं पूरा 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 अपॉन में n-2 पूरा डिवाइडेड बाय 2। सर ऑड में कौन सा वाला फॉर्मूला था? सेम फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला ये है इसी के अंदर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं करना। चलो एग्जांपल करते हैं अब। जिसने फॉर्मूला नोट कर लिया है वो एग्जांपल करो 2,5 हेप्टाडाइन का। 2,5 हेप्टाडाइन। एग्जांपल है जो आपको करना है 2,5 हेप्टाडाइन। मुझे सीधा बताओ कितने पॉसिबल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको नजर आ रहे हैं उसमें। सर 2। सर मिथाइल मिथाइल हुआ दोनों तरफ। सर 4। 2 नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहे हैं। ओके नहीं सॉरी सर, फॉर्मूला बताएं। सर 3। 3 नजर आ रहे हैं। ओके यस सर 3 है सॉरी। हाँ, जिसका भी आंसर 3 आ रहा है वो करेक्ट है। यस सर। देखो स्ट्रक्चर सबने बना लिया था, ये समझ में आ गया, दोनों के टर्मिनल ग्रुप सेम आ रहे हैं। किसी को स्ट्रक्चर में डाउट है तो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। हेप्टा मतलब क्या होता है? 7 या 6 या 8 या 9? 7। ये 7 हो गया, ठीक है ना। ये हमारे नंबर्स हो गए। 7 तक हमने नंबर लिख लिया, ऐसे आप सबने करा होगा, फिर भी रिवाइज करा देते हैं। सेकंड पोजीशन में है हमारे पास और फिफ्थ पोजीशन में है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इस ये वाला ग्रुप में सी बचा है, यहाँ भी सिर्फ सी बचा है, दैट इज CH3 है। तो दैट इज क्लियर यहाँ पे कि टर्मिनल ग्रुप हमारे सेम आ रहे हैं। और हमारे पास फॉर्मूला आपको पता ही है 2 की पावर n-1। तो वहाँ पे n कितना हो जाएगा हमारे पास? सिंपली यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो 2 की पावर 2-1 प्लस अगेन 2 लिखा हमने, फिर n = 2 है तो 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसका हमारा सिंपली 2 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर इज 3। ओके तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सर? सा हाँ बोलो बोलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन में ऑक्टाडाइन में तो आपने एल्काइल ग्रुप ज्वाइन किया था, इसमें क्यों नहीं किया? अल्काइल ग्रुप ज्वाइन किया था इन द सेंस अल्काइल ग्रुप ज्वाइन किया था बोले तो? सर जो लास्ट वाला सी था उसके साथ एल्काइल ग्रुप जब ज्वाइन किया तभी तो वो CH2 आया ना। यार ज्वाइन मतलब ये तो ना, यहाँ पे CH3 यही है, ये रहा। ये जो लास्ट है, जैसे ये यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसके बाद हमारे पास बचा क्या? CH3। यहाँ पे भी CH3 बचा है, तो दोनों टर्मिनल ग्रुप सेम ही तो हुए। सर कुछ ओके जो और कहना चाह रहे हो क्या? ठीक है ना, या दोबारा बताऊं? नहीं सर, जैसे उसमें आपने CH2 आया था ना उसमें, तो फिर एल्काइल ग्रुप ज्वाइन करके आया था जब लास्ट वाले सी में जो आपने बॉन्ड लगाया था। 2,5 ऑक्टाडाइन में CH2 लगाया था मैंने। हाँ जी सर, फर्स्ट वाले कार्बन में फिर CH3 आया था और लास्ट वाले में CH2। हाँ तो दोनों डिफरेंट रहे होंगे उसमें, हाँ ठीक है। फिर डाउट क्या आ रहा है? सर इसमें फिर इस लास्ट वाले कार्बन में CH3 कैसे आ रहा है? इसमें एल्काइल ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे? ज्वाइन थोड़ी कराना है हमें किसी में भी यार, ना उसमें कराना है ना इसमें कराना है। हमें तो जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मैंने पूछा पहले वाले के अंदर 2,5 ऑक्टाडाइन, आपने वो स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि जो डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना ये, इसके बाद वाला जो कार्बन है यहाँ पे क्या आ रहा है? CH3 है।
इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, CH3। ये जो डबल बॉन्ड है इसके बाद वाला जो कार्बन है वो ये भी क्या आ रहा है, CH3। इसका मतलब दोनों टर्मिनल मतलब एंड वाले सेम हमारे पास ग्रुप है ना। तो मैंने लिखा है व्हेन टर्मिनल ग्रुप्स आर सेम, तो उसका मैंने फॉर्मूला बताया आपको। 2,4,2,5 ऑक्टाडाइन के अंदर वहां पे टर्मिनल ग्रुप्स हमारे डिफरेंट आ रहे थे, तो मैंने अलग से वहां पे CH2 नहीं लगाया है, वो तो हमारा फॉर्मूले के अंदर ही है, तो उसी के अंदर लगेगा ही लगेगा। बस मैंने आपको उसके अंदर ये रिप्रेजेंट करा है कि दोनों जो टर्मिनल्स हैं वो डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से उसका जो फॉर्मूला लगेगा वो 2 की पावर सिंपली n लग जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मूला हमारा अलग लगेगा क्योंकि इसमें टर्मिनल ग्रुप सेम आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। हाँ अच्छा देखो, कई बार ना क्वेश्चन तुम्हें कुछ इस तरीके का मिल सकता है, ऐसे ऐसे, या एक मिनट, ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, ये पता है क्या है, इसको सिस बोलोगे ट्रांस बोलोगे? सर सिस होगा। हाँ इसको आप लोग क्या बोलोगे, सिस बोलोगे। ठीक है, अब मुझे इसी की अगर ट्रांसफॉर्म बनानी होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, कार्बन इधर बनाया, ये इधर और ये इधर, अब ये हो गया इसकी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब हम सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस में देख रहे हैं। इन दोनों को भी आप लिख लेना, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अक्रॉस ए सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अक्रॉस ए सिंगल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स across single bond, across single bond। ठीक है जी, ये वाला पार्ट नोट हो गया सबका? जल्दी जल्दी बोलो यार, नोट कर लिया ना? यस। हो गया सर। ओके जी, गुड। अब हम थोड़े से दूसरे आइसोमर्स के अंदर आते हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसके बारे में सर थोड़ा ये ए क्रॉस क्या लिखा? ये अक्रॉस सिंगल बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अक्रॉस सिंगल बॉन्ड, ACR, ये एक साथ है, एक क्रॉस नहीं है, अक्रॉस अच्छा एक ओके। साथ ही है। हाँ, इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो हमने थोड़ा बहुत नोट करा हुआ है। आपको नाम से ही पता लग रहा है, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10 के अंदर ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स सर मतलब 5 लाइट। तो ऑलरेडी बच चुके हैं। क्या 5 बज गए? अभी कहाँ बजे? यस सर। सर 3 मिनट है यार, अभी। अभी बच गए सर। अच्छा मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो एक होती है ऑर्डिनरी लाइट, जैसे एक नॉर्मल बल्ब से जो लाइट निकलती है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, अब हमारे पास जब हम कभी भी इस लाइट को अगर हम चाहते हैं कि हम कन्वर्ट करें तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्लेन पोलराइज लाइट में, और वो होते हैं हमारे पास इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड PPL। ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट में एक बड़ा अच्छा डिफरेंस है, जो आप, ऑर्डिनरी लाइट डाइवर्जिंग नेचर की होती है, इसकी से जो रेज निकलेंगी वो चारों तरफ निकलेंगी एक साथ, राइट। और जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी इसकी जो रेज होंगी वो यूनिडायरेक्शनल होंगी। जैसे आप समझ सकते हो ऑर्डिनरी लाइट के केस में आपने बल्ब ऑन कर दिया, और प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर जैसे किसी बच्चे के पास में लेजर लाइट है, ठीक है, जो बिल्कुल मोनोक्रोमेटिक होती है, एक ही जगह में सेल्फ सेंटर्ड होती है, डाइवर्जिंग नेचर की नहीं होती, हाई बीम होती है उसके अंदर। तो हमारे पास हमने देखा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हो रही है, सेम केमिकल। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं क्या हुआ यार मीटिंग में। हाँ, तो ऐसे कंपाउंड जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी सारी सेम आ रही है, बट दे आर एक्चुअल में सिमिलर वो नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो हमने फिर ऐसे कंपाउंड्स को बोला कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं,
क्योंकि इनकी ऑप्टिकल मतलब लाइट की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉपर्टीज। फिर हमने ये सोचा कि भाई कैसे पता लगता है कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल होंगे और कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल नहीं होंगे। तो हमने उसके ऊपर डिटेल में स्टडी करी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, ठीक है। तो फिर हमने दो कैटेगरी बनाई, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। देन हमने थोड़ा इसके अंदर पढ़ेंगे आगे कि कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं और व्हाट आर अकायरल कंपाउंड्स। कैसे हम देखें कि ये कंपाउंड कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और कैसे हमें पता लगेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं ये डिसाइड करने के लिए कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। जैसे उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए वो कंपाउंड, या हम कहें कि उसमें कुछ ना कुछ सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे प्लेनो सिमेट्री होती है, सेंटर सिमेट्री है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसमें से कोई सी भी एक सिमेट्री हो जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है, नाउ इट इज ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट किसी सैंपल से पास हो और रोटेट हो जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव है, जब रोटेट नहीं हो पाएगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप लोग कल टेस्ट के लिए थोड़ा तैयार रहना। मैं ज्योमेट्रिकल सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टेस्ट पेपर बनाऊंगा, तो उसको थोड़ा सा आप पेपर को मैं सेंड कर दूंगा 10 बजे तक, तो अच्छे से रिवाइज करके रहना। सर कल सम देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट। हाँ यही वाला चैप्टर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सम सर अभी बेसिक कंसेप्ट ऑफ कितने परसेंट केमिस्ट्री। चैप्टर बचे हैं? यार आइसोमर्स के बाद तो ज्योमेट्रिकल इसमें खत्म हो जाएगा, ज्यादा बचेगा नहीं आइसोमर्स के बाद। थोड़ा वैसा वाला काम है जो मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा स्कूल से पता करके रखना, है ना, कि वो आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद मैं जो स्टार्ट करूंगा वो दूसरे प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएंगी। ये अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से मैं तुम्हें करा रहा हूँ। आइसोमर एक सेपरेट चैप्टर था, ठीक है। इससे पहले नोमेनक्लेचर सेपरेट चैप्टर मैंने कराया। अब इसके बाद मैं कराऊंगा इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अभी बचा हुआ है चैप्टर, तो तुम्हारे इसमें लगेंगे भी 3-4 क्लास और लगेंगी, ठीक है। वो भी जब मैं इसको शॉर्ट में कराऊंगा, डिटेल में कराऊं तो और ज्यादा लग सकता है। तो शॉर्ट भी इतना शॉर्ट नहीं कराऊंगा, आईटी मेंस का पूरा कवर हो जाएगा उसमें। एडवांस वाला रोक दूंगा अभी, ठीक है। तो ठीक है जी, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल नहीं, ट्यूसडे को मिलते हैं। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज से हमारी आज अच्छा दिन है। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी ऑल ऑफ न्यू यू ईयर। वंस अगेन। हैप्पी न्यू ईयर जी, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट थैंक यू क्लास में सर। मिलते हैं और कल टेस्ट अच्छे से करना। ओके बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट Thank you, sir. वेलकम।